नमस्कार दोस्तों, फंडे का फंडा में आप सभी का वापस से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि एक तरह का पूरा टोल ब्रिज मोनोपोली सिस्टम यहाँ पे चलाती है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, कंपनी का नाम है ट्रैवल फूड सर्विसेज का, और इस कंपनी का पूरा इन डिटेल एनालिसिस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जो लोग यहाँ पे इस कंपनी का सिर्फ स्कोर कार्ड जानने आए हैं उनको स्कोर कार्ड बता दूं दोस्तों। ओवरऑल स्कोर कार्ड जो हमारा एनालिसिस यहाँ पे है वो आपके सामने मैंने पहले रख दिया है। जिनको सिर्फ स्कोर जानना है वो यहाँ से हमें अलविदा कह सकते हैं। स्कोर है दोस्तों यहाँ पे 80 में से 67 मार्क्स यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी जो हम पूरी डिटेल में इसका एनालिसिस करते हैं उसमें ये निकल के आता है, और उसका यहाँ पे आंकलन करें तो तकरीबन तकरीबन 84% के आसपास हमारे हिसाब से ये कंपनी जिसका नाम है ट्रैवल फूड सर्विसेज वो यहाँ पे स्कोर करती हुई हमें नजर आती है। किस चीज के बेसिस पे हमने ये स्कोर किया है, क्या इसकी डिटेल चर्चा है, वो पूरा हम आपको एक एक चीज के बारे में गो थ्रू करवाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको जानकारी चाहिए, पूरी इन डिटेल जानकारी चाहिए और इस कंपनी के बारे में, इसके ग्रोथ के बारे में, एक बहुत ही अच्छी चीज या फिर आप कहे कि बुरी चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए इसमें इन्वेस्ट करने से पहले, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो उसके लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए फटाफट शुरू करते हैं हमारा फंडे का फंडा फॉर ट्रैवल फूड सर्विसेज। सबसे पहले दोस्तों बात करें तो सबसे पहले जो पैरामीटर है हमारे वॉरेन बफेट साहब के कुछ रखे हुए बिजनेस के बारे में। बिजनेस कैसा है, बिजनेस क्या करता है, तो बिजनेस दोस्तों यहाँ पे सिंपल है। एक तरीके से अगर देखा जाए कि आप कहीं भी किसी भी एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते हैं, सिक्योरिटी चेक इन को जैसे ही क्रॉस करते हैं तो एयरपोर्ट्स के अंदर काफी ज्यादा आपको खाने पीने की चीजें मिलती है या फिर प्रीमियम लॉन्जेस मिलते हैं। वो सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे काफी हद तक ट्रैवल फूड सर्विसेज जैसी कंपनी यहाँ पे ऑपरेट करती है, और उनका यहाँ पे पूरा संचालन उनके हाथ में होता है, और एक डोमिनेंट ऑपरेटर है ट्रैवल फूड सर्विसेज। यहाँ पे इंडिया की अगर बात की जाए तो काफी अच्छी मोनोपोली वाली सिचुएशन में है। प्रीमियम एयरपोर्ट लॉन्जेस और यहाँ पे F&B आउटलेट्स, यानी कि हमारे मान लीजिए कि बर्गर किंग के आउटलेट हो गए या पिज्जा डोसा, ये सब जो आप खाते हैं उसके जो आउटलेट्स होते हैं वो यहाँ पे जो एयरपोर्ट के अंदर के जो आउटलेट्स है वो ये सब कंपनियां यहाँ पे चलाती है दोस्तों, और उनका रेवेन्यू मॉडल भी उसी हिसाब से होता है। एक तरीके का प्रोडक्ट एंड सर्विस का हाइब्रिड रेवेन्यू मॉडल है। किस हिसाब से, तो एक तो ये लोग आपको खाना बेचते हैं, कुछ भी खाना बेचते हैं तो उसका जो मार्जिन होता है वो यहाँ पे सीधा सीधा कंपनी के पास जाता है, और दूसरा जो कि यहाँ पे आप लॉन्च का यूज करते हैं, आपके डेबिट कार्ड के ऊपर, क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपने कहीं से ऑफर मिला या आपके पास कुछ एक्सक्लूसिव चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, उसके बेस पे जो आप यहाँ पे लॉन्च यूज करते हैं या डायरेक्ट पैसा भर के अगर आप लॉन्च यूज करते हैं तो उसमें जो कार्ड आप यूज कर रहे हो या किसी एयरलाइन का वाउचर आप यूज कर रहे हो या बैंक का कुछ आप वाउचर यूज कर रहे हो, तो उसमें से थोड़ा बहुत कमीशन जो कि है इस कंपनी को मिलता है। तो खाना बेच के भी मिलता है, प्लस सर्विस जो कि यहाँ पे लॉन्च का सर्विस देते हैं उसमें इनको फीस यहाँ पे मिल जाती है। ये मोटा मोटा कंपनी का बिजनेस है दोस्तों, और बहुत तगड़ा बिजनेस है, क्योंकि एक बार आप एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक इन के अंदर घुस गए उसके बाद दोस्तों आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको इनके आउटलेट के ऊपर ही खाना खाना पड़ेगा, उसके आसपास का आपको कोई ऑप्शन नहीं है। और इसीलिए जो हमारा अगला मुद्दा है वो ज्यादा फोकस में आता है कि इनका मोनो कितना है, इनकी मोट कितनी है यहाँ पे। तो की प्रोडक्ट्स की हम बात कर ले सबसे पहले, तो 397 ट्रैवल क्यूएसआर विथ 24% मार्केट शेयर, मतलब क्विक सर्विस चेन्स जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, जो कि मैंने आपको बताया कि बर्गर किंग पिज्जा वगैरह ये जो बेचते हैं उसके ऑल ओवर इंडिया में और बाहर मिला के 397 यहाँ पे आउटलेट्स ये लोग चलाते हैं अक्रॉस इंडिया, जो कि अलग अलग एयरपोर्ट्स के ऊपर ये उपस्थित है। और यहाँ पे 31 प्रीमियम एयरपोर्ट लॉन्च जो कि सबसे ज्यादा इनका मार्केट शेयर है। इसमें तो प्योर प्योर मोनोपोली आप इनको बोल सकते हैं कि इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट लॉन्चेस है उसमें से 45% एयरपोर्ट लॉन्चेस ट्रैवल फूड सर्विसेज चलाती है, और जितने भी खाने पीने के आउटलेट्स विद इन एयरपोर्ट्स है वो उसमें से लगभग लगभग 25% यानी कि एक चौथाई का मार्केट शेयर है। तो अच्छी खासी मोनोपोली कंडीशन में
कंपनी है, कंपनी लिस्टेड है और कंपनी की मार्केट कैपिटल जो है 16,800 के आसपास है, मतलब मिड कैप रेंज में आप बोल सकते हैं कि कंपनी यहाँ पे है। प्रमोटर्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो दो मेजर प्रमोटर्स यहाँ पे है, एक तो द कपूर फैमिली ट्रस्ट की के हॉस्पिटैलिटी कॉर्प और दूसरी यूके के एसएसपी ग्रुप, जो कि यही सेम बिजनेस करती है ग्लोबल लेवल पे। यूके बेस्ड कंपनी है एसएसपी ग्रुप जो यही सेम टू सेम बिजनेस करती है, तो उनका एक्सपीरियंस है प्लस कपूर फैमिली का एक्सपीरियंस है और काफी ज्यादा सालों से ये लोग इन कामों में है, तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ प्रमोटर ग्रुप यहाँ पे आता है। आगे बात करें दोस्तों कंपनी की, तो प्रमोटर ग्रुप के बाद की इनकी क्या एडवांटेजेस है, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया, सबसे बड़ा एडवांटेज दोस्तों, सबसे बड़ी मोनोपोली इनकी ये है कि जहां जहां पे भी जो जो भी एयरपोर्ट्स के ऊपर इनका फूड चेन है, इनके लॉन्जेस है, इनके आउटलेट्स है, एक बार अगर आप एयरपोर्ट के अंदर गए दोस्तों, उसके बाद आपको कुछ भी खाना है तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अगला आपका ऑप्शन है कि आपको हजारों मील के ऊपर आपको वहां पे वो अंदर सैंडविच मिलेगा जो कि प्लेन के अंदर मिलेगा, वो आपको पता है कि कैसा मिलता है। लेकिन अगर उससे पहले प्लेन में जाने से पहले और हजारों फीट की ऊंचाई पे जाने से पहले अगर आप कुछ भी खाना है एक बार एयरपोर्ट के अंदर घुसने के बाद, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इनके आउटलेट्स के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ी यहाँ पे मोट यही है कि एक तो इनके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है एयरपोर्ट के अंदर घुसे उसके बाद। दूसरा, एयरपोर्ट की जो अथॉरिटीज है, जो एयरपोर्ट चलाते हैं, जैसे कि जीएमआर हो गए या फिर अदानी ग्रुप हो गया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गए, जो कि एयरपोर्ट पूरे एयरपोर्ट को ऑपरेट करते हैं, वो अगर किसी को एक बार यहाँ पे आउटलेट खोलने का मौका दे दे, टीएफएस जैसी कंपनी, ट्रैवल फूड सर्विसेज जैसी कंपनियों को अगर लॉन्च बनाने का या रेस्टोरेंट खोलने का मौका यहाँ पे देती है, तो वो बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसको इजीली स्विच करना आसान नहीं है। तो एक तो यहाँ पे वो इनका एडवांटेज हो जाता है। दूसरा, इजीली स्विच आप नहीं कर सकते कि कल उठ के आपको मन कर दिया, आपने किसी और कंपनी को बिठा दिया, किसी और कंपनी को ला दिया, तो वो आप चीज नहीं कर सकते। दूसरा, इनका जो ब्रांड पोर्टफोलियो है, आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो, आपको ऐसा तो है नहीं कि आप एक दो चीजें बेचेंगे तो आपका काम हो जाएगा, आपको हर चीज बेचनी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग टाइप के ट्रैवलर्स एयरपोर्ट के ऊपर आते होंगे जिनके अलग अलग फूड चॉइसेस होंगी, अलग अलग उनका एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो इनके पास यहाँ पे केएफसी, बर्गर किंग, जेमी ओलिवर, ऐसे बहुत सारी मिला के 127 से ज्यादा ब्रांड्स है, जिसमें से कुछ ब्रांड्स उनकी खुद की है और कुछ जैसे कि केएफसी है, बर्गर किंग है वगैरह, उन्होंने टाई अप करे हुए बड़ी बड़ी जो भी ब्रांड्स है, आप मान लो कि सारे के सारे ऑलमोस्ट उन्होंने कवर करके रखी है। और इनका सेटअप इतना तगड़ा है कि अगर किसी भी नए एयरपोर्ट के ऊपर अगर उनको ये काम करना है, तो इनका पूरा फॉर्मेट रेडी है, ये सारी ब्रांड्स उनके पास है, उनको सीधा जो एक बार किया है वही रिपीट 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 करके प्लग एंड प्ले जैसा एक तरीके से इनका काम है। और इतने सारे ब्रांड्स होने से फायदा ये होता है कि कोई भी अगर नया एयरपोर्ट यहाँ पे आता है तो इतने सारे ब्रांड्स होंगे, तो एयरपोर्ट वालों को भी यहाँ पे फायदा होने वाला है। तो इसीलिए उनको यहाँ पे अकोमोडेट करना काफी इजी हो जाता है, इनके साथ टाई अप करना इजी हो जाता है, क्योंकि ये अपने साथ इतने सारे बड़े बड़े ब्रांड्स, तकरीबन तकरीबन 130 से भी ज्यादा ब्रांड्स यहाँ पे लेके आते हैं। तो एयरपोर्ट्स के लिए भी ये अच्छी बात है कि ट्रैवल फूड सर्विसेज के साथ बिजनेस ये किया जाए। ठीक है, तो ओवरऑल दोस्तों करें, हमने मोड की बात कर ली, कंपनी क्या करती है वो बात कर ली, लेकिन कंपनी जो करती है उसमें हम जैसे बात कर रहे हैं कि इतनी उनकी मोनोपोली है, इतना इनके पास यहाँ पे एडवांटेज है, ये सब चीजें क्या उनके प्राइसिंग पावर में और ग्रॉस मार्जिन में तब्दील होती है, तो बिल्कुल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर का हम उनका ग्रॉस मार्जिन का ट्रेंड देखें तो FY 21-22 में दोस्तों कोविड के बाद जो कि ट्रैवल बिल्कुल ही ठप हो गया था, और इसकी हम आगे बात करेंगे कि ये क्या चीजें एकदम से धड़ाम करके बंद हो सकती है, जैसे कोविड आया, ट्रैवल बंद हो गया, तो ये सारी चीजें कैसे इंपैक्ट कर सकती है उसकी भी हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन प्राइसिंग पावर की अगर हम अभी बात करें, तो जैसे ही कोविड के बाद ट्रैवल वापस से शुरू होना शुरू हो गया, हम देख सकते हैं कि FY 23 से लेके 24-25 इनका मार्जिन, यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन ऑलमोस्ट स्टेबल रहा है और थोड़ा बहुत ग्रो करते हुए हमें दिखा है। कोविड के बाद बिल्कुल मार्जिन एक्सपांड हुए हैं, जो कि नेगेटिव थे उससे पॉजिटिव आके 38% का अगर इनका मार्जिन है तो काफी तगड़ा मार्जिन है। और ये साफ दिखाता है कि उनकी जो बिजनेस है, जो कि एक तो एसेट लाइट बिजनेस है, उनको ज्यादा कुछ यहाँ पे
कैपेक्स करने की जरूरत नहीं है, हैवी मशीनरी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा कि इनके पास जो यहाँ पे मोनोपोली काइंड ऑफ सिचुएशन है कि एयरपोर्ट के अंदर अगर वो ही है, किंग है, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो अगर आपको डोसा वहां पे 600 रुपए का भी मिल रहा है, आपको डोसा खाना है, तो बस आपको 600 रुपए देने ही देने पड़ेंगे। आपको 60 रुपए में और कोई ऑप्शन वहां पे नहीं मिलने वाला। उसकी वजह से प्राइसिंग भी, मतलब 60 रुपए का डोसा वहां अगर 600 रुपए का मिल रहा है, तो आपकी प्राइसिंग पावर ऑब्वियसली ज्यादा अच्छी होगी, आपकी मार्जिन अच्छी होगी, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे है कि जो मैंने आपको बताया कि 30 to 50% या और बहुत ज्यादा महंगी चीजें यहाँ पे होती है, तो वो कहीं ना कहीं आपके मार्जिन ज्यादा बढ़ा ही देती है। ओवरऑल दोस्तों अगर बात करें इन सारी चीजों की, तो उसके बाद यहाँ पे इनकी कैपिटल अलोकेशन की स्ट्रेटेजी कैसी है, तो डिविडेंड ज्यादा कुछ देती नहीं है, मिनिमल देती है, ज्यादा से ज्यादा एग्रेसिवली। क्योंकि यहाँ पे जरूरी भी है, वो जिस बिजनेस में है उसके साथ अगर हम लिंक अप करें कि एयरपोर्ट्स के अंदर अगर उनको काम करना है, तो इंडिया की एयरपोर्ट की इकोनॉमी ही इतनी ज्यादा तेजी से ग्रो हो रही है। इंडिया बहुत तेजी से नए नए एयरपोर्ट्स डेवलप कर रहा है, तो इस कंपनी को भी अभी इतनी ही तेजी से एग्रेसिवली यहाँ पे अपना बिजनेस भी उनके साथ साथ फैलाना पड़ेगा। ये अभी डिविडेंड्स देंगे तो फिर वो एक्सपांड नहीं कर पाएगी, जितनी तेजी से यहाँ पे एयरपोर्ट्स बढ़ रहे हैं वो इतनी तेजी से शायद आगे नहीं बढ़ पाएगी। बायबैक्स अभी रिसेंटली लिस्ट हुई है, तो कोई बायबैक्स के रिसेंटली कुछ है नहीं। री इन्वेस्टमेंट उनका मॉडल काफी एसेट लाइट है, कैश रिच हम कह सकते हैं, क्योंकि कैश तो कोई भी आएगा तो तुरंत तुरंत उनको मिल रहा है, और सामने उनका जो बिजनेस है उसमें ना उनको जगह यहाँ पे खरीदनी है, ना बड़ा कुछ ज्यादा बनाना है, ना मशीनरीज लेनी है। उनको सिर्फ एयरपोर्ट्स के अंदर एक जगह जो उनको लीज पे मिल रही है, रेंट पे मिल रही है, उसमें कुछ चीजें यहाँ पे सेटअप करके उनका काम शुरू हो जाएगा। और वही रीजन है कि उनका आरओसीई दोस्तों इतना तगड़ा और इतना फाड़ू आपको दिखता है। कोविड में नेगेटिव आरओसीई था, उसके बाद यहाँ पे लगभग लगभग 60 से 70% का आरओई पिछले 3 साल में यहाँ पे वो लोग पहुंच गए। और ये सबसे बड़ा कारण है जो उनका प्राइसिंग का मोनोपोली है उसके बेसिस के ऊपर। ठीक है। इसका दोस्तों टोटल समराइज मैं करूं आपको, तो बिजनेस अच्छा है, टोल ब्रिज जैसा बिजनेस है कि आपको अगर खाना है, आपको इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे हाईवे के ऊपर आपको जाना होता है और आपको टोल ब्रिज पास करने के लिए पैसा देना ही पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बीच में टोल आएगा, अगर आप टोल नहीं देंगे तो आप वहां से आगे नहीं जा सकते। इसी हिसाब से अगर आपको एयरपोर्ट के अंदर खाना है, तो इनके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, और इसी वजह से आपको यहाँ पे 60 का आरओसी यहाँ पे दिखता है, ज्यादा कुछ यहाँ पे बिना इन्वेस्टमेंट किए गए। इससे आगे दोस्तों बढ़े तो कंपनी का अगर हम एनालिसिस करें राकेश झुंझुनवाला जी और पीटर लिंच साहब के लेंस से कि ग्रोथ कितना अच्छे से कंपनी कर सकती है, तो हम यहाँ पे कंपनी को फास्ट ग्रोअर कैटेगरी में रख सकते हैं कि बड़ी तेजी से यहाँ पे कंपनी आगे ग्रो कर रही है। आपको बता दें तो उनका नेट प्रॉफिट यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि FY24 में 215 करोड़ के आसपास था, जो कि FY25 में लगभग लगभग 300 करोड़ हो गया है, जो कि 40% के आसपास का यहाँ पे ग्रोथ दिखा रहा है। और टीयर 2 इंडिया में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एयरपोर्ट्स की तादाद इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है कि ये ग्रोथ आगे इसी तेजी से बढ़ सकता है, आराम से 20% से ज्यादा का ग्रोथ कर सकता है, क्योंकि जो मार्केट में वो है, वो मार्केट इटसेल्फ काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो मार्केट जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, ये कंपनी भी उतनी ही तेजी से आगे उसके साथ बढ़ने वाली है। तो बिल्कुल फास्ट ग्रोअर टाइप की कैटेगरी की यहाँ पे कंपनी ये हमें दिखती है। रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट के नंबर्स भी यही बता रहे हैं। यहाँ पे मान सकते हैं कि कोविड में बिल्कुल ही नंबर्स खराब थे, तो वो जो बेस एक होता है, वो बेस बहुत ही छोटा होता है, उसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ के नंबर्स आपको काफी अच्छे दिख सकते हैं। लेकिन कोविड के बाद भी काफी टाइम हो चुका है, फिर भी ये नंबर्स इंटेक्ट है, तो ये नंबर्स हम ट्रस्ट कर सकते हैं। रेवेन्यू का सीएजीआर ग्रोथ यहाँ पे 44% के आसपास है, नेट प्रॉफिट का सीएजीआर 70% और उतना ही जितना नेट प्रॉफिट का ग्रोथ आपको रेट दिख रहा है, उतना ही ग्रोथ आपको ईपीएस में भी दिख रहा है। और इबिडिटा मार्जिन का ट्रेंड हमने जैसे देखा कि 38% के आसपास पिछले 3 साल से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो कोविड के बाद रिकवरी तो अच्छी हुई है, उसकी वजह से नंबर थोड़े इन्फ्लेटेड आपको दिखेंगे यहाँ पे,
लेकिन उसके बाद भी वो नंबर्स उन लोगों ने मेंटेन करके रखे हैं, तो काफी तगड़ा ग्रोथ लास्ट 5 साल में कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। मार्केट की जैसे हम बात करें तो इंडिया का एविएशन मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि 500 मिलियन प्लस पैसेंजर्स बाय 2030 यहाँ पे मेंटेन करेगा, और उसमें से एयरपोर्ट एफ&बी एंड लॉन्जेस जिसका यहाँ पे ट्रैवल फूड काम करती है, वो 10,000 करोड़ से भी बड़ा मार्केट यहाँ पे वो लोग देख रहे हैं। तो मार्केट की कोई कमी नहीं है, स्केलेबल मार्केट है। और इस ग्रोइंग मार्केट में लॉन्जिस में 45% का मार्केट शेयर, ट्रैवल क्यूएसआर में 24% का मार्केट शेयर कोई छोटी बात नहीं है। मार्केट इतना बड़ा है और उस मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर अगर आप हैं तो आप काफी तगड़ी पोजीशन में है दोस्तों। एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांड हो रहा है, एक बेनिफिट है। मिडिल क्लास की दोस्तों उड़ने की इच्छा और क्षमता दोनों बढ़ रही है, वो भी एक एडवांटेज है। एयरपोर्ट तो बढ़ ही रहे हैं लेकिन लोग भी तो आने चाहिए, तो लोग और आ रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। और पूरा का पूरा एक्सपीरियंस जो है वो ज्यादा बेहतर करके प्रीमियम फील करवा के उसके लिए आपको ज्यादा खर्चा करवाया जा रहा है, और हम करते भी है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी ये कंपनी को आगे चल के बेनिफिट होने ही होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड यहाँ पे ऑफर होने वाले हैं, उसमें लॉन्च के एक्सेसरीज और ये सारी चीजें आपको मिलती है। तो वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पे एडअप होती है कि इसको बहुत अच्छे से स्केल मिल सकता है, ये बिजनेस बहुत अच्छे से आगे ग्रो करके तेजी से बढ़ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि कैपिटल एलोकेशन क्वालिटी की, तो यहाँ पे करंट पी सॉरी ये है इनका वैल्यूएशन है, कैपिटल एलोकेशन क्वालिटी नहीं है, ये वैल्यूएशन का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। झुनझुनवाला और पीटर लिंच साहब, खास करके तो पीटर लिंच साहब की जो पीईजी की कैलकुलेशन है उसके हिसाब से अगर इसका वैल्यूएशन निकाले तो उनका करंट पीई तकरीबन तकरीबन 40% है, जो कि हाईली वैल्यूड है। यहाँ पे हम किसी सस्ते में मिलने वाले चीप स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं, वैल्यूएशन इनका हाई साइड पे है। 40 का पीई सामने प्रोजेक्ट अगर आप ग्रोथ देखें तो 25% के आसपास की आप लगभग लगभग यहाँ पे ग्रोथ इसकी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से 1.6 का पीजी रेशियो आता है। फिर भी पीटर लिंच साहब यहाँ पे मानते हैं कि अगर अगर कोई कंपनी इतना तगड़ा ग्रोथ बताती है तो उसका पीईजी अगर आपका 2 के नीचे भी आता है तो फेयर मान सकते हैं, चीप नहीं है, सस्ता नहीं है। मोनोपोली बिजनेस है, सस्ता हो भी नहीं सकता इतना। एकदम से पिट जाए, कुछ न्यूज आ जाए तो अलग बात है, और ऐसी क्या न्यूज आ सकती है वो भी मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ कि ऐसी क्या न्यूज आ सकती है जिसकी वजह से इसका प्राइस गिर सकता है या नीचे जा सकता है, या वैल्यू कम हो सकती है। प्राइस की तो हम बात नहीं कर सकते पर कंपनी की वैल्यू नीचे जा सकती है, तो वो भी चीज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन 1.6 का पीईजी इतनी हाईली ग्रोइंग कंपनी के लिए आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, कंसिडर कर सकते हैं। बाकी का एनालिसिस अभी बाकी है तो उसके लिए देखते रहिए। बाकी के एनालिसिस में दोस्तों बात करें कि क्या ऐसी चीजें हैं जो कि कंपनी की वैल्यू आगे चल के बढ़ा सकती है या फिर घटा सकती है, क्या रिस्क है, क्या बातें रिसेंट टाइम्स में हो रही है या हो सकती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों एक्सपांड कर रहे हैं, इंडिया के बाहर एक्सपांड कर रहे हैं। हांगकांग के अंदर 2024 में यहाँ पे उन्होंने कर दिया, और साउथ एशिया में भी मैंने देखा है कि उनका बिल्कुल ध्यान है। इंडिया के बाहर मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, था उस साइड उनका बिल्कुल ध्यान है, और नए नए जियोग्राफीज वो लोग एक्सपांड कर रहे हैं। तो एक्सपांशन से इनको क्या होगा कि जो इंडिया में अभी तक सीमित है वहां पे एक रिस्क रहता है कि कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट का कुछ ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन आ गया कि इनको प्राइस कम करने पड़ गए या कुछ भी ऐसी चीज आ गई कि जहां पे ये लोग फंस सकते हैं, तो जियोग्राफी एक्सपांड करेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट से सेट ऑफ हो सकता है। और रिस्क की, जैसे मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा था, एक बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पे दोस्तों हमको दिख रहा है, मुझे पर्टिकुलरली दिख रहा है कि अदानी जो है, जो कि इंडिया में आज की डेट में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स को हैंडल कर रहा है। ट्रैवल फूड का दोस्तों असेट लाइट बिजनेस जो हम बात कर रहे थे कि उसको जमीन खरीदने की जरूरत नहीं है, वो रेंट पे ले सकता है, यही चीज यहाँ पे उसके अगेंस्ट में काम कर सकती है। आपको शायद पता हो ड्रीम फॉक्स करके एक कंपनी है जो कि यहाँ पे ये
सब लॉन्जेस के एक्सेस के वाउचर्स और कार्ड्स और ऑफर्स वगैरह मैनेज करती थी। ड्रीम फॉक्स का दोस्तों केस अगर आप देखो और उसको आप अगर एनालिसिस करो, उसका वैल्यूएशन कितना डिग्रेड हुआ है, उसका स्टॉक प्राइस अगर आप चेक करते हैं तो आपको समझ आएगा कि ड्रीम फॉक्स कहाँ थी और अभी कहाँ आ गई है। उसका एक मेन रीजन ऐसा है, ड्रीम फॉक्स खुद जो काम करती थी, ऑफर्स देना, कार्ड्स पे वाउचर्स देना, डिस्काउंट्स देना, जो कि ट्रैवल फूड और एयरपोर्ट की ऐसी बाकी सब जगहों पे लोगों को लेकर आती थी। पर ड्रीम फॉक्स जो काम करती थी ना, वो वही काम दोस्तों ट्रैवल फूड जैसी कंपनियों ने खुद करना शुरू कर दिया है और बैंकों ने खुद करना शुरू कर दिया है। बैंक्स अब डायरेक्ट ऑफर दे रहे हैं अपने कार्ड्स के ऊपर और वाउचर्स वगैरह करके डायरेक्ट ऑफर दे रहे हैं। बैंक्स और ट्रैवल फूड के बीच में ड्रीम फॉक्स थी। अब क्या हो गया कि बैंक्स और ट्रैवल फूड जैसी कंपनियां डायरेक्ट आ गई है कस्टमर के टच में। तो ड्रीम फॉक्स का जो दोस्तों बिजनेस था, उसको यहाँ पे पूरी लाइन में से बीच में से हटा के साइड में रख दिया है। साइड में रख दिया तो ड्रीम फॉक्स का तो बिजनेस एक तरीके से खत्म हो गया। और यही सेम रिस्क दोस्तों मैं मानता हूं मेरी समझ के हिसाब से कि यहाँ पे ट्रैवल फूड जैसी कंपनियों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि जमीन तो उनकी है नहीं। वो तो यहाँ पे दोस्तों भाड़ा दे के रह रहे हैं। कल जाके अगर मकान मालिक ने ऐसा बोल दिया कि भाई हम अपना खाना खुद बना के खुद बेच देंगे, जो कि अदानी ऑलरेडी कर रहा है। अदानी ने ऑलरेडी एक कंपनी काफी ट्रायल वो कर चुकी है, 2-3 एयरपोर्ट्स के ऊपर काम भी कर रही है अदानी की कंपनी, जो कि सेम टू सेम ट्रैवल क्यूएसआर के बिजनेस में है। जो बिजनेस अभी यहाँ पे ट्रैवल फूड कर रहा है, वही सेम बिजनेस अदानी की ये कंपनी कर रही है। और कल जाके अगर अदानी को ऐसा लगा कि ये बिजनेस खुद करने में ज्यादा फायदा है, हम ट्रैवल फूड जैसी कंपनियों को इतना सारा कमीशन और मार्जिन देते हैं, उससे अच्छा है कि जगह मेरी, मैं अपनी खुद की दुकान लगाऊंगा, दूसरे की दुकान को मैं यहाँ से मना कर दूंगा। तो ये चीज हो सकती है, ठीक है। माना कि और भी एयरपोर्ट्स है जो कि अदानी के अंडर में नहीं है, जीएमआर के अंडर में है, इंडियन गवर्नमेंट्स के अंडर में है, और ये लोग बाहर की एक्सपोर्ट में भी, मतलब दूसरी कंट्रीज में भी एक्सपांड कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से अदानी का कंट्रोल है इंडिया के एविएशन मार्केट के अंदर, एयरपोर्ट्स के अंदर, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और अगर अदानी कल उठ के ये डिसाइड करती है कि हमें टोटली अपने सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर हमारी खुद की ट्रैवल क्यूएसआर बिजनेसेस को सेटअप करना है, और धीरे धीरे करके हम बाकी के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होंगे उनको रिन्यू ना करके, ट्रैवल फूड्स के और ऐसी कंपनियों के साथ रिन्यू ना करके हमारी खुद की कंपनी को यहाँ पे लेके आए, तो वो लोग ये चीज कर सकते हैं। और ये एक सबसे बड़ा पॉइंट अगर इस वीडियो का मैं आपको बताऊं, और जो मुझे पर्टिकुलरली इस कंपनी के बारे में लग रहा है, तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग, जो कि आज की तारीख में येलो है, लेकिन ये आगे चल के बहुत बड़ा रेड फ्लैग साबित हो सकता है। अभी के लिए उनको कोई टेंशन नहीं, ऑर्डर बुक काफी बड़ा है, बहुत सारे नए एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं, उनके भी ऑर्डर बुक्स यहाँ पे है। और दिल्ली का जो एक नया एयरपोर्ट खुला है वहां पे भी इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है ऑलरेडी। तो वो सारी चीजें अच्छी इनके पक्ष में जाती हुई लग रही है। लेकिन ये अदानी वाला रिस्क दोस्तों मेरे को लग रहा है इसके ऊपर आपको नजर बनाए रखनी चाहिए। अगर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, आपके पोर्टफोलियो में ये है या फिर लेने की आप सोच रहे हैं, तो कंपनी इतनी अच्छी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होने के बावजूद एक ऐसे बिजनेस में है जिनको यहाँ पे साइडलाइन किया जा सकता है, जैसे कि ड्रीम फॉक्स के साथ हुआ। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे ट्रैवल के साथ मुझे लगता है कि अगर हो सकती है, ठीक है। दोस्तों बात करें तो यहाँ पे 9 की रेटिंग निकल के आती है। सिर्फ एक रिस्क अदानी वाला आज की डेट में इतना बड़ा नहीं लग रहा है, आगे जैसे जैसे डेवलप हो तो ये आप यहाँ पे इसकी रेटिंग भी नीचे आते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी जो इनके पास है, एविएशन की ग्रोथ इतनी ज्यादा, एयरपोर्ट्स की ग्रोथ इतनी ज्यादा यहाँ पे होने वाली है, उसकी वजह से दोस्तों ग्रोथ तो इनकी होगी। अगर अदानी वाला फैक्टर नहीं आता तो ये बिल्कुल एक तगड़ी ग्रोथ और कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई कर सकता है ग्रोथ को, अगर ये रिस्क यहाँ पे नहीं आ सकता। इसलिए यहाँ पे इसका 9 की रेटिंग हम दे रहे हैं। ग्रोथ के बाद दोस्तों बात करें तो हमारे विजय केडिया सर की स्टाइल में स्माइल एनालिसिस करते हैं। स्मॉल क्या कंपनी साइज में है, तो इतनी भी स्मॉल नहीं है, माइक्रो कैप नहीं है, स्मॉल कैप नहीं है, मिड कैप के आसपास है। इतना इतना एक्सपोनेंशियली
यहाँ पे हम बोले कि इसकी ग्रोथ शायद ना हो, लेकिन फिर भी 3-4x तक ये ग्रोथ यहाँ पे हमें नियर टर्म में देखने को मिल सकती है। मीडियम एक्सपीरियंस क्या है कंपनी का? बिल्कुल मीडियम है। 2007 में कंपनी फाउंड हुई थी, लगभग 20 साल होने वाले हैं कंपनी को। और उन्होंने कोविड का जो टाइम था, जो कि इस टाइप की कंपनीज के लिए, एयर एयरपोर्ट्स, ट्रैवल्स, इस सब चीजों में काम करने वाली कंपनियों के लिए सबसे खराब से खराब समय हम बोल सकते हैं, वो कोविड का टाइम था, जब कोई घर से बाहर कदम नहीं रख रहा था, और प्लेन तो बहुत दूर की बात है। तो वहां पे ये काफी स्ट्रॉन्ग इमर्ज करके आए हैं, उन सब चीजों से निकल के आए हैं, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे हम है, तो उसमें कंपनी को अच्छे नंबर्स मिल रहे हैं। एस्पिरेशंस क्या लार्ज है, तो ये काफी हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी को भी पता है, जो मैंने अदानी वाला रिस्क बताया, कंपनी को भी पता है, इसलिए कंपनी अब क्या कर रही है, कंपनी एयरपोर्ट से निकल के हाईवेज के ऊपर भी अपने आउटलेट्स लॉन्च कर रही है, रेलवेज के ऊपर भी, रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अपने लॉन्चेस लॉन्च कर रही है। तो कंपनी सिर्फ एयरपोर्ट्स पे अभी यहाँ पे बिजनेस नहीं कर रही है, उनकी मोनोपोली है, लेकिन उनकी मोनोपोली में भी कहीं ना कहीं रिस्क है, जो हमने बात किया। इसीलिए वो अब हाईवेज और यहाँ पे रेलवेज की तरफ भी जा रही है। वहां पे हो सकता है कि प्राइजेस इतने ज्यादा ऑब्वियसली नहीं दे पाएंगे, जो एयरपोर्ट में उनके पास एडवांटेज है कि कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए तगड़ा प्राइस ले सकते हैं, वो चीज रेलवे के ऊपर या फिर हाईवे के ऊपर आप नहीं कर सकते। लेकिन वहां पे वॉल्यूम का गेम आ जाता है, आपको वहां पे एयरपोर्ट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज जो कंपनी करने जा रही है, तो एस्पिरेशन उनकी दिख रही है, कितना एग्जीक्यूट कर पाते हैं, कितना अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं, कितनी एफिशिएंसी निकल के आती है, वो बात की बात है, लेकिन एस्पिरेशन लार्ज तो है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक कंपनी का परफॉर्मेंस हम बोल सकते हैं। मार्केट पोटेंशियल की बात करें, तो उसमें कोई डाउट नहीं, उसमें कंपनी 10 on 10 सिचुएशन में है। इंडिया का एविएशन मार्केट पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है, और जब मार्केट इतना तेजी से बढ़ रहा हो, तो मार्केट में जितने प्लेयर हैं वो भी इतनी ही तेजी से बढ़ सकते हैं। तो पोटेंशियल की यहाँ पे कोई कमी मुझे नजर नहीं आती यहाँ पे। तो इसके हिसाब से ओवरऑल अगर यहाँ पे रेटिंग दी जाए, तो 8.2 की रेटिंग हम दे सकते हैं कि काफी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, और सबसे बढ़िया जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो उसके ऊपर इन लोगों का फायदा यहाँ पे बिल्कुल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन रिस्क कहीं ना कहीं, जैसे मैंने एक आपको बताने वाला बताया, दूसरा रिस्क हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोविड जैसी सिचुएशन यहाँ पे आ जाए, जैसे कि वॉर चल रही है अभी ईरान और यूएसए के बीच में, जो वॉर चल रही है, ये इतनी एक्सपांड हो जाए कि ट्रैवल बहुत ज्यादा हद तक यहाँ पे इम्पैक्ट कर जाए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको दिक्कत आ सकती है। अगली बात करें दोस्तों, कंपनी में फाइनेंशियल्स क्या रेड फ्लैग्स यहाँ पे हो सकते हैं, तो डेट दोस्तों कोई है नहीं, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, 0 to 0 का यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो आपको दिख रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफी तगड़ा है, 10x का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, और डिविडेंड्स वगैरह देने के लिए ये लोग बोरिंग वगैरह करते नहीं है, तो काफी हद तक रेड फ्लैग्स डेट और उन सब चीजों में दिख नहीं रही है। एक छोटा सा येलो फ्लैग आप बोल सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग में। प्रमोटर होल्डिंग नॉर्मली अच्छी बात होती है, जितनी ज्यादा हो अच्छी बात होती है, इनकी 86% से भी ज्यादा है, मतलब कि प्रमोटर्स को खुद के बिजनेस के अंदर भरोसा है। लेकिन दो बात है दोस्तों, एक तो बहुत ही रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ है, आईपीओ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल था, मतलब जो 1100 रुपए की वैल्यूएशन के ऊपर यहाँ पे कंपनी के शेयर्स आईपीओ में बेचे गए हैं, वो सारे के सारे पैसे कंपनी के प्रमोटर्स अपने घर पे लेके गए, और कहीं ना कहीं ये ऐसा सिग्नल है कि कंपनी के प्रमोटर्स मानते हैं कि ये आज की डेट में कंपनी की मैक्सिमम वैल्यूएशन थी जो हमें मिल सकती थी। ये एक सिग्नल यहाँ पे मिल सकता है। दूसरा, 86% काफी ज्यादा हाई प्रमोटर होल्डिंग है। सेबी की रिक्वायरमेंट है कि 3 साल के लिस्टिंग के 3 साल के अंदर यहाँ पे आपको 75% के नीचे अपनी होल्डिंग लेके आनी है, तो तकरीबन तकरीबन 12% का सेलिंग प्रेशर कभी ना कभी हो सकता है, पार्ट्स में आए, धीरे धीरे करके आए, लेकिन 1 साल के आसपास तो इस कंपनी को ऑलरेडी हो चुका है, उससे ऊपर हो चुका है, तो अगले 2 साल में कहीं ना कहीं इनको ये 12% बेचने पड़ेंगे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा सेल का प्रेशर यहाँ पे बन सकता है। प्लेजिंग नहीं है, 0% प्रमोटर प्लेज है, ये एक अच्छी बात है, और म्यूचुअल फंड्स 6.5% के आसपास यहाँ
पे इस कंपनी का हिस्सा होल्ड कर रहे हैं, ये भी एक तगड़ी और अच्छी बात आपको यहाँ पे रही है। इसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो क्वालिटी की, तो कैश फ्लो दोस्तों काफी तगड़ा है, कैश रिच बिजनेस मॉडल है। इसमें आपको मतलब फूड का बिजनेस आप कर रहे हैं, लॉन्जेस का बिजनेस कर रहे हैं, तो ऑन द स्पॉट यहाँ पे कैश रिसीव होता है। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें कंपेयर टू प्रॉफिट जो आप यहाँ पे बना रहे हैं, तो उसका रेशियो भी आप देखें दोस्तों तो 1.5 के आसपास मेंटेन हो रहा है कॉन्स्टेंटली, जो कि 2023, 24 और 25 के नंबर्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। कॉन्स्टेंटली 1.5 का काफी तगड़ा रेशियो यहाँ पे OCF टू पैट का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और 5 ईयर का एवरेज निकाल दे तो 1.6 के आसपास है, तो वो काफी अच्छे से कैश जनरेट यहाँ पे कर पाता है। प्रॉफिट जो है वो सिर्फ नंबर में नहीं है, सिर्फ किताबों में नहीं है, ये प्रॉफिट्स दोस्तों अच्छे खासे यहाँ पे कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसके आगे बात करें दोस्तों तो फॉरेंसिक सिग्नल्स कोई और रेड फ्लैग है क्या? ऑडिटर्स चेंज हुए? नहीं हुए। CFO या की मैनेजमेंट कोई चेंज हुए? नहीं हुए। ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाइड कुछ वहां पे डाउट है? नहीं है। डेटर्स क्या रेवेन्यू से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं? वो भी नहीं है। काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लीन लीन बैलेंस शीट यहाँ पे दिख रही है, और कोई भी यहाँ पे रेड फ्लैग्स हमें नजर नहीं आ रहा है। रिटर्न रेशियोज की बात करें तो ROE ROCE दोनों ही काफी तेजी से एक्सपांड हो रहे हैं। कोविड के टाइम में नेगेटिव थे, लेकिन उसके बाद के आप नंबर्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ROE 32 35 40 तक पहुंच गया है, ROCE 50 55 60 तक पहुंच गया है। तो काफी एग्रेसिवली यहाँ पे कंपाउंड कर रहा है ये, और काफी एग्रेसिवली एक्सपांड कर रहा है, जो कि यहाँ पे रिटर्न कंपनी दे रही है। यही ग्रोथ अगर ये लोग सस्टेन कर लेते हैं तो काफी काफी हद तक काफी अच्छे वैल्यूएशन ये कंपनी यहाँ पे कमा सकती है आने वाले नियर फ्यूचर में। इसका ओवरऑल दोस्तों इसको भी 10 में से 9 नंबर हम देते हैं। काफी अच्छा कैश रिच बिजनेस है, डेट बिल्कुल नहीं है। और फ्यूचर में अगर जो डाइल्यूट करना भी है, 86% का स्टेक जो प्रमोटर्स को यहाँ पे डाइल्यूट करना भी है, कंपनी का ग्रोथ इतना अच्छा है, अगर ये मेंटेन हो गया तो वो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगले पार्ट 5 की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन एब्सोल्यूट वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे 30 के आसपास का ईवी इबिडिटा, 40 का पीई, 16 16.5 का पीवी रेशियो दोस्तों बहुत ज्यादा तगड़ा और एक्सपेंसिव आपको दिखेगा। लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं इनको दूसरे फूड बिजनेस कैटेगरीज में, जो यहाँ पे देवयानी हो गया, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट्स हो गया, सेफायर फूड्स हो गया, इनके साथ, तो आपको कंपैरेटिवली यहाँ पे देखेंगे तो काफी अभी भी अच्छे खासे वैल्यूएशन पे, हम चीप तो नहीं कह सकते, फिर भी इतना ज्यादा वैल्यूएशन है तो चीप तो नहीं कह सकते, पर काफी कंपैरेटिवली अच्छे खासे वैल्यूएशन के ऊपर आपको ये कंपनी आज की डेट में यहाँ पे मिल रही है। तो इसके ऊपर दोस्तों एक थॉट दिया जा सकता है। आगे बात करें वैल्यूएशन की, तो 40 का पीई ऑब्वियसली नॉट डीप वैल्यू है, चीप नहीं है जैसे मैंने बताया, पर 60 का ROE 25 की एवरेज से जो इनकी ग्रोथ हो रही है, तो रीजनेबल आप यहाँ पे इसको कंसीडर कर सकते हैं। और कंपैरेटिवली भी हमने देखा कि कंपैरेटिवली भी कंपनी अच्छी खासी वैल्यूएशन पे दिख रही है हमें। उसके बाद दोस्तों वैल्यूएशन से आगे बढ़े कि रीसेंट परफॉर्मेंसेस कंपनी का क्या है, तो 1100 के आसपास कंपनी लिस्ट हुई थी, उसके बाद 16% की ग्रोथ है, 1250 के आसपास यहाँ पे चल रही है। अभी की हालत देखते हुए एकदम से जो है हम नहीं कह सकते कि कंपनी की ग्रोथ हुई है या डाउन हो गई है। ये जो करंट मार्केट सिचुएशन में है, इसमें सस्टेन करना ही एक बहुत बड़ी बात है। ये जो 16% की ग्रोथ है, ऐसी करंट मार्केट सिचुएशन जो आप सबको पता है, उसमें सस्टेन करना एक काफी अच्छा सिग्नल है। और ये इतना बढ़ा क्यों है दोस्तों, कम क्यों नहीं हुआ? अगर इतना खराब मार्केट है तो कम क्यों नहीं हुआ? तो रिसेंटली जो अर्निंग्स उन्होंने यहाँ पे दी है, 77 करोड़ से बढ़ के यहाँ पे उनकी अर्निंग्स लगभग लगभग 110 करोड़ आ गई है। तो ये ग्रोथ कंपनी अभी भी दिखा रही है, जो पिछले कुछ सालों में ग्रोथ थी वो अभी भी दिखा रही है। इसी रीजन से कंपनी को अभी तक इतना ज्यादा पनिश नहीं किया गया है। हालांकि बहुत सारी सेलिंग हो रही है, बहुत सारे यहाँ पे मार्केट में दिक्कतें चल रही है, फिर भी ये कंपनी यहाँ पे सस्टेन कर रही है, क्योंकि एक तो बॉस मोनोपोली बिजनेस है। कल जो होगा वो होगा, देखा जाएगा। रिस्क है अपनी जगह पे, लेकिन आज की डेट में तो कंपनी
मोनोपोली पोजीशन में है, अच्छा खासा कैश रिच बिजनेस है, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है और बहुत तगड़े ग्रोथ के साथ बढ़ रही है, तो फिर इसका इस मार्केट में भी सस्टेन करना बनता है। ठीक है, क्या अच्छी चीजें कंपनी के साथ हो सकती है आने वाले समय में? एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज हो रहे हैं, गवर्नमेंट के पास से अदानी जीएमआर जैसी कंपनियों के पास आ रहे हैं, 25 और एयरपोर्ट्स को यहाँ पे प्राइवेटाइज करने की बात है। और जब प्राइवेट कंपनियां एयरपोर्ट की होल्ड में आएगी तो और प्रीमियम लॉन्जेस यहाँ पे लॉन्च हो सकते हैं और वही चीज ट्रैवल फूड के लिए काफी अच्छे से वर्कआउट कर सकती है। एसेट लाइट मॉड्यूल है, काफी अच्छा यहाँ पे कैश रिच बिजनेस है, मार्जिन्स काफी तगड़े हैं और ये और अच्छे से इनको नई नई ब्रांड्स और उनको साथ इंटीग्रेट करके और अच्छे से बढ़ाया जा सकता है, तो ये एक चीज उनको यहाँ पे बेनिफिट दे सकती है। और क्रेडिट कार्ड का बूम कंपनी को दो सबसे बड़े फायदे होने वाले हैं दोस्तों। एक तो एयरपोर्ट्स इंडस्ट्री बहुत एविएशन इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, दूसरा क्रेडिट कार्ड भी लोगों तक और तेजी से पहुंच रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे मतलब एयरपोर्ट्स बढ़ेंगे, क्रेडिट कार्ड के एक्सेस बढ़ेंगे लोगों के पास, वैसे ही स्पेंडिंग बढ़ेगी, ट्रैवल के ऊपर स्पेंडिंग बढ़ेगी, क्रेडिट कार्ड के लॉन्च एक्सेस के ऊपर भी यहाँ पे बढ़ेगी उनकी स्पेंडिंग। आपकी मेरी तो बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ टीयर टू सिटीज में भी काफी अच्छे से यहाँ पे सर्ज आ रहा है, एयरपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं और क्रेडिट कार्ड का एक्सेस भी बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली ये प्रीमियम लॉन्जेस को फायदा होने वाला है ट्रैवल फूड्स की। जैसी है वैसी दिक्कतें क्या आ सकती है कंपनी को? तो एक तो चीजें ये आती है कि लॉन्च एक्सेस, जो चीज जो चीज यहाँ पे हमने देखी कि बैंक्स डायरेक्ट यहाँ पे हमने अभी रिसेंटली बात करी थी एक कंपनी की, तो उसका जो डायरेक्ट एक्सेस बैंक्स अब कस्टमर्स को दे रही है, उसके साथ साथ बैंक एक चीज और कर रही है कि पहले वो बहुत एग्रेसिवली प्रीमियम लॉन्चेस के एक्सेस फ्री में देती थी, अब ये चीज काफी कम कर दी है बैंक्स ने, अभी काफी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। एंट्री लेवल के क्रेडिट कार्ड पर तो वो बिल्कुल ही बंद कर दिया, मान लीजिए प्रीमियम सेगमेंट के क्रेडिट कार्ड पर ही ये चीज मिल रही है। फिर भी इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या होगा कि पहले क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर काफी ज्यादा लॉन्च का एक्सेस यहाँ पे मिलता था, वो चीज यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो गई है, इसकी वजह से इनका जो इनकम है इसके ऊपर बिल्कुल हिट आने वाला है। दूसरा, यहाँ पे एयरपोर्ट्स ऑपरेटर जो है, अदानी वगैरह जो है, उनको भी ये चीज अब समझ में आ गई है कि बॉस ये लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें काफी अच्छा पैसा बना रहे हैं, अब वो तो हमारी जगह के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, जगह तो मैं दे रहा हूँ, तो वो लोग जो कमीशन यहाँ पे लेते हैं उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है या हो रही है, इसकी वजह से इनके मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर आएगा। अगर आपका मकान मालिक दोस्तों रेंट बढ़ा देगा तो आपका बजट खराब होगा ही होगा, ये सीधी सीधी बात यहाँ पे इस कंपनी के लिए भी लागू होती है। और तीसरा, जो हमने बात किया कि कंपनी का यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि यहाँ पे लगभग लगभग 12% उनको और बेचना है, उसकी वजह से भी यहाँ पे कंपनी में सेलिंग प्रेशर आ सकता है या वैल्यू अनलॉकिंग होने में काफी ज्यादा टाइम यहाँ पे हमें दिख सकता है। ये तो बात हो गई दोस्तों रिसेंट सेंटिमेंट प्राइस एक्शन क्या थी, मिक्स रिव्यू यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्योंकि ओएफएस कभी ना कभी आने वाला है और क्रेडिट कार्ड का जो है पेनिट्रेशन ज्यादा हो रहा है, लेकिन उसमें जो लॉन्च का एक्सेस है वो इतना ज्यादा नहीं मिल रहा है, हालांकि मोमेंटम अच्छा है, कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, तो 7.5 की रेटिंग यहाँ पे निकल के आती है। इसके बाद दोस्तों रिस्क कंपनी के सामने क्या क्या सबसे ज्यादा है, तो एक तो सबसे बड़ा रिस्क है कि क्रेडिट कार्ड नेटवर्क्स के ऊपर इनकी पूरी लॉन्चेस की रेवेन्यू है, और क्रेडिट कार्ड में अगर बैंक ने बहुत तेजी से अगर बेनिफिट्स कम कर दिए तो बहुत ज्यादा, तो ये एक हाई रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है कि क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर अगर लॉन्च एक्सेस धीरे धीरे करके समाप्त होने लगे, ये इतना lucrative नहीं रहा बैंक्स के लिए, इतना फायदेमंद नहीं रहा, तो ये बिल्कुल ही इनका बिजनेस बहुत कम लेके आ सकते हैं। दूसरा, अगर यहाँ पे ब्रांड्स, जो कि इनके ब्रांड्स है, उनके साथ इनकी कुछ खटपट हो गई, अनबन हो गई, या कुछ ना कुछ रीजन से अगर इन लोगों ने यहाँ पे उनको कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं दिया, दोनों साइड का इश्यू है दोस्तों। अगर एयरपोर्ट्स ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया तो भी बिजनेस इफेक्ट होगा, अगर जो ब्रांड्स के फूड आइटम्स ये लोग बेच रहे हैं उनका भी अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, ठीक है, जिनका खाना ये लोग बेच रहे हैं उनका भी अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ तो वहां पे भी दिक्कत आ सकती है। तो ये
बीच में है, टोल ब्रिज है, बराबर बात है। पर अगर ये टोल ब्रिज यूज होना ही बंद हो गया या टोल ब्रिज का ओनर आपको किसी और के साथ रिप्लेस कर देता है या फिर आपका जो यहाँ पे ब्रांड्स आपके साथ काम कर रहे हैं, तो रिस्क काफी रहता है। आप आगे पीछे से कोई भी हट जाएगा आपके, तो यहाँ पे आप यहाँ पे फंस सकते हैं। फाइनेंशियल रिस्क इतना नहीं है, डेट का बिल्कुल रिस्क नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। लीज का कोई माइनर सा डिस्प्यूट कंपनी का चल रहा है, लेकिन वो भी इतनी ज्यादा दिक्कत वाला काम यहाँ पे कंपनी के लिए नहीं है। रिस्क सबसे ज्यादा क्या है, एक तो ओएफएस होने वाला है, बार बार हम बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से जो 12% का ओवरहैंग है वो एक चीज हो सकती है। दूसरा, ट्रैवल की इंडस्ट्री के ऊपर कोई बड़ी यहाँ पे मुसीबत आ जाए, जैसे कि कोविड की पेंडेमिक थी या वॉर इतनी ज्यादा बढ़ जाए या कोई भी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि ट्रैवल खुद यहाँ पे खतरे में आ जाए, तो बिल्कुल ये सारी कंपनियां भी यहाँ पे खतरे में आ जाएगी। वो एक हाई रिस्क हमको यहाँ पे नजर आता है। ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल की बात करे कंपनी, तो यहाँ पे 7 का स्कोर यहाँ पे कंपनी कर देती है। बैलेंस शीट काफी क्लीन है, लेकिन क्रेडिट कार्ड जो हमने रिस्क बात किया वो एक रिस्क है, पॉलिसीज का रिस्क है, अदानी जैसे कंपनियों से इनको बिल्कुल रिस्क है। तो ये सारी चीजें आपको मॉनिटर करनी है। ओवरऑल लास्ट में समराइज कर दो दोस्तों मैं, क्या अगर मार्केट 5 साल के लिए बंद हो जाता है तो आप इस कंपनी को अच्छे से नींद लेके ओन कर सकते हैं, बिल्कुल ओन कर सकते हैं। टोल ब्रिज बिजनेस है, इतने सारे हमने रिस्क बात किए, लेकिन इतने सारे रिस्क एकदम से तो आप कह नहीं सकते कि आ जाएंगे, और उसको मिटिगेट करने के लिए भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। तो उसका इतना ज्यादा तो टेंशन मुझे नहीं लग रहा है कि इतना ज्यादा हो सकता है कि होने के लिए कुछ भी हो जाए। और सबसे बड़ा रिस्क भी वही है कि एक और कोविड जैसा कोई सिचुएशन आ जाए या फिर इंडिया की बैंक्स कंप्लीटली एयरपोर्ट लॉन्च प्रोग्राम बंद कर दे, तो एकदम से वैल्यू डिस्ट्रॉय हो सकती है यहाँ पे इस कंपनी की, जैसे हमने देखा ड्रीम फॉक्स के साथ ऐसा सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन नहीं हो सकता तो आप बड़े कंफर्टेबली इसको यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। मतलब होल्ड करना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस कंपनी के आसपास और इस इंडस्ट्रीज में क्या चीजें चल रही है। अगर आप उसको अच्छे से ध्यान यहाँ पे रखते हैं तो आप इसको आसानी से यहाँ पे होल्ड करके सो सकते हैं, अच्छी नींद ले सकते हैं। बड़े बड़े एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि नोएडा में जेवर एयरपोर्ट है जिसका ऑलरेडी इसको कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। नवी मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये एक दोस्तों बड़ी देखने वाली चीज है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ से आप अंदाजा लगा पाएंगे। जेवर एयरपोर्ट जो था वो तो दोस्तों अदानी के अंडर नहीं था, तो वहां पे उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, लेकिन जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पे दोस्तों बात ऐसी है कि ये एक तो अदानी के अंडर में है, और अदानी यहाँ पे प्लान कर रहा है खुद की कंपनी सेटअप करने का। जो खुद की कंपनी ऑलरेडी सेटअप है उसको यहाँ पे इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे ये एफ&बी बिजनेस में सेटअप करने का, और इसी के लिए छोटे छोटे एयरपोर्ट पे उनके ट्रायल्स जो हो रहे थे वो इसी पर्टिकुलर एयरपोर्ट के लिए हुआ था। और अगर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों अदानी खुद की ही कंपनी को देता है, तो ये एक मेजर सिग्नल होगा हम सबके लिए कि भाई इस इंडस्ट्री में भी यहाँ पे दिक्कत होनी यहाँ पे शुरू होगी। वो उसका सबसे पहला निशान होगा, जो मेरा मानना है। तो उसके ऊपर बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सी कंपनी लेके जाती है। अगर वहां पे ट्रैवल फूड सक्सेस हो जाती है तो फिर यहाँ पे कोई अदानी वाला रिस्क क्लियर कट यहाँ पे नहीं है। उसके बाद तो इसकी वैल्यू आप मान लीजिए कि बहुत अच्छे से बढ़ने वाली है। लेकिन ये एक चीज है और ये एक हमें अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी इसका जब यहाँ पे रिजल्ट निकल के आएगा तब। इसकी बात करें दोस्तों तो ओवरऑल पूरा समराइज कर दे, बिजनेस की क्वालिटी अच्छी है, 9 नंबर मिलता है 10 में से। काफी अच्छी यहाँ पे मोनोपोली है कि आप अगर एयरपोर्ट के अंदर एक बार घुस गए तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। मैनेजमेंट की क्वालिटी अच्छी है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ काफी तगड़ी है, 1.6x का CF टू पैट रेशियो दोस्तों मजाक नहीं होता है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, क्रेडिट कार्ड का पेनिट्रेशन भी बढ़ने वाला है, एविएशन का भी अच्छा तरीके से ग्रोथ हो रहा है। वैल्यूएशन रीजनेबल टू प्रीमियम हम यहाँ पे कह सकते हैं, चीप तो बिल्कुल नहीं है, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई वैल्यूएशन भी नहीं है, 40 का पी, प्रीमियम वैल्यूएशन इसकी ग्रोथ को कंसिडर करते हुए हम यहाँ पे देख रहे हैं। रिस्क बड़े बड़े मैक्रो शॉक्स जैसे कि कोविड
वो रिस्क हमेशा यहाँ पे बना रहता है। गवर्नेंस में हमें ज़्यादा इश्यू नहीं रख रहा है, क्लीन आईपीओ था, मैनेजमेंट का भी छवि अभी तक क्लीन दिख रहा है और कोई ऐसा रिसेंटली न्यूज़ नहीं है कि कोई मैनेजमेंट टीम में बदल गया या सीएफओ ने रिज़ाइन डाल दिया, तो गवर्नेंस भी काफ़ी अच्छा हमें दिख रहा है। और सेक्टर टेलवाइंड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो काफ़ी अच्छे से सेक्टर भी इसी ग्रो होने वाला है। एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बूम इज़ रियल इन इंडिया, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो ओवरऑल 83.75% का यानी कि 80 में से 67 का स्कोर लेके आ सकता है, तो बिल्कुल आप इसको अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर कर सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। और उसका एक सिंगल लाइन जस्टिफिकेशन तो एक रेयर कॉम्बिनेशन है मोनोपोली, टोल ब्रिज मोनोपोली का, जिसका कंपनी के ऊपर बिल्कुल डेट नहीं है, मतलब कंपनी के पास ग्रो करने के लिए, बाहर से पैसा उधार लेके ग्रो करने के लिए भी बहुत अच्छा स्कोप है, 60% का आरओसी है। और ये डायरेक्टली जो कि दो बड़ी चीजें जो यहाँ पे इनको बहुत बड़ा बना सकती है, वो एक है, एक तो सबसे बड़ा एविएशन का बूम इंडिया में चल रहा है, दूसरा क्रेडिट कार्ड का पेनिट्रेशन बहुत कम है जो कि आगे बढ़ेगा। और बाकी सारे जो फूड के ब्रांड्स हैं उनके कंपैरिजन में अगर आप इसकी वैल्यूएशन लगोगे, तो शायद आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये इतना भी हाई वैल्यूड अभी आज की डेट में नहीं है, तो उसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। आपको कैसा लगा दोस्तों हमारा ये एनालिसिस, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जरूर। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस और एनालिसिस देखने के लिए दोस्तों हमें लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यहाँ पे इस चैनल को, और आपका प्यार दोस्तों हमारे साथ बना रहे। जय हिंद।